हेलो स्टूडेंट्स, वेक्टर एनालिसिस। आज वेक्टर एनालिसिस में हम बात करेंगे डायरेक्शन कोसाइन की। डायरेक्शन कोसाइन की लास्ट वीडियो में हमने बात की थी रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में एक वेक्टर ए है जिसका एक्स और वाई डायरेक्शन में हमको कंपोनेंट्स पता करने थे। ए एक्स कंपोनेंट हमको मिला था ए कॉस अल्फ़ा, ए वाई कंपोनेंट मिला था हमको ए कॉस बीटा। हम सिर्फ कॉस वाले रिजल्ट ध्यान रखेंगे, ठीक है। अल्फ़ा एंगल मालूम है, अल्फ़ा एंगल पर जो कंपोनेंट होगा वो ए कॉस अल्फ़ा होगा, बीटा एंगल पर जो कंपोनेंट होगा वो ए कॉस बीटा होगा। बस ध्यान रखना एक्स और वाई म्यूचुअल परपेंडिकुलर होनी चाहिए। अब यहाँ पर जो ए वेक्टर था वो प्लेन वेक्टर था, ठीक है। अब एक स्पेस वेक्टर की बात करते हैं। जैसे स्पेस वेक्टर ये तीन एक्सिस हैं, एक्स वाई एंड जेड। एक्स वाई एंड जेड एक्सिस हैं, दिख रही हैं आपको शायद तीनों, ठीक है। ये एक्स वाई एंड जेड एक्सिस और ये एक स्पेस वेक्टर है। इस तरह सोचिए थोड़ा सा, स्पेस वेक्टर ये प्लेन वेक्टर होगा एक्स वाई प्लेन में, जिस पर हमने कल बात की थी। अब ये स्पेस वेक्टर कर दिया। अब इस स्पेस वेक्टर का इनिशियल पॉइंट जो है वो ओरिजिन पर है। रेड पेन जो है यहाँ पर हमने लिया है वो स्पेस वेक्टर, इसका इनिशियल पॉइंट ओरिजिन पर है। इनिशियल पॉइंट ओरिजिन पर है, फाइनल पॉइंट पर एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए तो ये ए एक्स वैक्टर मिलेगा। वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए तो ए वाई कंपोनेंट मिलेगा। जेड एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए तो ए जेड कंपोनेंट मिलेगा। इस तरह से ए एक्स, ए वाई और ए जेड कंपोनेंट आपको मिलेंगे एक्स वाई और जेड एक्सिस के अलॉन्ग वेक्टर ए के, अगर वेक्टर स्पेस वेक्टर है। तो स्पेस वेक्टर अगर एक्स एक्सिस के साथ अल्फ़ा एंगल फॉर्म कर रहा हो, वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल फॉर्म कर रहा हो और जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल फॉर्म कर रहा हो, तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग इसका कंपोनेंट ए एक्स, वाई एक्सिस के लॉन्ग इसका कंपोनेंट ए वाई और जेड एक्सिस के लॉन्ग इसका कंपोनेंट ए जेड होगा, ठीक है। तो थ्री ज्योमेट्री है, मैं 2D में फॉर्म करने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा इमेजिनरी है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस कुछ ऐसे बनाया जाता है और स्पेस वेक्टर मान लीजिए इस तरह से है। अब यहाँ पे ये दिख रहा है कि स्पेस वेक्टर जो है वो प्लेन में है, बट दिस इज स्पेस वेक्टर, ठीक है। एक्स एक्सिस के साथ अल्फ़ा एंगल, वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल और जेड एक्सिस के साथ ये गामा एंगल फॉर्म करता है, ठीक है। थोड़ा 2D ज्योमेट्री प्लेन और ये पेपर जो है वो 2 डायमेंशनल होता है, ठीक है। पेपर 2 डायमेंशनल है, ये सरफेस हमारा डायग्राम 3 डायमेंशनल है। जेड एक्सिस ऐसे है ऊपर की तरफ, ठीक है। और वेक्टर स्पेस में है, ये एक्स वाई प्लेन वेक्टर नहीं है। आप थोड़ा इमेजिनरी करेंगे तब समझ में आएगा ये चीज़। एक्स एक्सिस के साथ अल्फ़ा एंगल, वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल और जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल, ठीक है। मैं लिख दूँ, if I space vector A makes angles alpha, beta and gamma with एक्स एक्सिस, यानी ये पॉजिटिव डायरेक्शन से एंगल है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली, देन cos alpha, cos beta and cos gamma are called direction cosine.
स्पेस वेक्टर ए एक्स वाई और जेड एक्सिस के साथ एंगल फॉर्म करता है ए अल्फा बीटा एंड गामा रिस्पेक्टिवली, तब कॉज अल्फा कॉज बीटा एंड कॉज गामा को ही कहा जाता है डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, वापस लौटते हैं एक बार। ए एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या थी, ए कॉज अल्फा, यानी कॉज अल्फा को लिख सकते हैं ए एक्स अपॉन ए वाई की वैल्यू थी ए कॉस बीटा, यानी कॉस बीटा को लिख सकते हैं ए वाई ए अपॉन ए। सिमिलरली कॉस गामा को लिख सकते हैं ए जेड अपॉन ए। ना कॉज अल्फा को लिखा जा सकता है ए एक्स अपॉन ए, कॉस बीटा को लिखा जा सकता है ए वाई अपॉन ए, एंड कॉस गामा को लिखा जा सकता है ए जेड अपॉन ए। तो ये डायरेक्शन कोसाइंस की वैल्यू आ जाती है ए जेड अपॉन ए। अब इन तीनों को स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, तो ए एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। एलसीएम ले लीजिए तो ए स्क्वायर न्यूमरेटर में आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। अब अगर टू वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका रिजल्टेंट आता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर थ्री वेक्टर्स ये ए एक्स ए वाई ए जेड म्यूचुअल परपेंडिकुलर वेक्टर्स के कंपोनेंट्स हैं, यानी मैग्नीट्यूड्स हैं ए एक्स, और ये परपेंडिकुलर हैं, तो नेट रिजल्ट क्या मिलेगा, जैसे आपको बताया था पैरेललोग्राम रूल से, दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हैं तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तीन म्यूचुअल वेक्टर अगर परपेंडिकुलरली हैं तो उनका रिजल्टेंट हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। इसे भी हम ए स्क्वायर लिख सकते हैं, तो याद रखिएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर हम लिख सकते हैं। सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो कॉज स्क्वायर अल्फा प्लस कॉज स्क्वायर बीटा प्लस कॉज स्क्वायर गामा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कैंसिल होगा तो आ जाएगा 1, यानी कि एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट मिल गया आपको, कॉज स्क्वायर अल्फा प्लस कॉज स्क्वायर बीटा प्लस कॉज स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। ये अल्फ़ा बीटा गामा के लिए, अगर अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ आपको मालूम है तो गामा की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि क्या होगी, अल्फ़ा बीटा गामा। ये डायरेक्शन कोसाइन की रिजल्ट है। अब हमें मालूम है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर एक बार, साइन स्क्वायर थीटा ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है प्लस कॉज स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से कॉज स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉज स्क्वायर अल्फ़ा को लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, कॉज स्क्वायर बीटा को लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, कॉज स्क्वायर गामा को लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। लिखते हैं एक बार, वन माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। अब इसे सॉल्व कीजिए, 1 प्लस 1 प्लस 1 3, ठीक है, 3 माइनस 1 इधर ले आए, और साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस का है तो राइट साइड में जाके प्लस हो जाएगा, साइन स्क्वायर बीटा माइनस का है राइट में जाके प्लस हो जाएगा, और साइन स्क्वायर गामा माइनस का है राइट में जाके प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास एक और रिज़ल्ट आ गया
साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन के लिए रिजल्ट आ गया। तो डायरेक्शन कोसाइन किसे कहा जाता है? ध्यान रखिए, स्पेस वेक्टर के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। स्पेस वेक्टर अगर एक्स वाई और जेड एक्सिस के साथ अल्फ़ा बीटा और गामा एंगल फॉर्म कर रहा है तो कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा और कॉस गामा को ही डायरेक्शन कोसाइन कहा जाता है। इनके स्क्वायर का सम 1 होता है और अल्फ़ा बीटा गामा के साइन स्क्वायर का सम जो होता है वो 2 होता है। लिख गया मैं, ये 2 होता है। ठीक है। अब कभी क्या होता है कि अगर आप कोई स्पेस वेक्टर दिया गया है वो एक्स एक्सिस के साथ और वाई एक्सिस के साथ उसका एंगल मालूम हो, जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, तो एक एग्जांपल समझ लीजिए इसका। ठीक है, मान लीजिए एक स्पेस वेक्टर है, ठीक है, उसके लिए फॉर अ स्पेस वेक्टर अल्फ़ा इज इक्वल टू 90 डिग्री है, बीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री है, देन गामा इज इक्वल टू व्हाट पता करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखिए क्या फॉर्मूला है हमारे पास, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा 1 कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। अल्फ़ा की वैल्यू 90, तो कॉस 90 कितना हो जाता है 0, तो ये रिजल्ट 0 हो गया। बीटा की वैल्यू 60, ठीक है, और कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, स्क्वायर लगा है तो ये हो गया 1/4। और गामा के बारे में पता करना है 1। सॉल्व करेंगे तो कॉस स्क्वायर गामा हो जाएगा 1 माइनस 1/4 यानी कि 3/4। तो कॉस गामा हो जाएगा √3/2 और √3/2 कॉस के केस में वैल्यू कब होती है, आई थिंक कॉस 30 की। ठीक है, कॉस 30 क्या होता है √3/2। ठीक है, तो गामा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 30 डिग्री। ये आंसर आ गया। तो कभी भी आपको अगर कोई स्पेस वेक्टर दिया जाए और उसका एक्स और वाई के साथ एंगल अगर मालूम हो तो जेड एंगल के लिए कोई ज्योमेट्री ना इस्तेमाल करके आप ये फार्मूला यूज़ करेंगे, इससे आपको एंगल डिसाइड करने में आसानी हो जाएगी। ये है डायरेक्शन कोसाइन का यूज़। फिजिक्स में इसका खूब यूज़ है, कब यूज़ होगा वो तो आगे पता चलेगा। मेनली इसके कुछ क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैट्स में सॉल्व कर लेते हैं, कुछ और भी मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन फिलहाल आपको ध्यान रखना है किस तरह से कोई भी वेक्टर आपको दिया जाए जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का एंगल मालूम हो तो जेड के साथ एंगल आप पता कर सकते हैं। तो डायरेक्शन कोसाइन स्पेस वेक्टर के लिए या ऐसे वेक्टर के लिए यूज़ होता है जिसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन है, इसका कंसेप्ट इतना ही है। अब हम बात करते हैं एडिशन ऑफ मोर देन 2 वेक्टर्स। अगर 2 से ज़्यादा वेक्टर हैं तो उनको ऐड करने के लिए क्या तरीका इस्तेमाल करना है। एडिशन ऑफ मोर देन 2 वेक्टर्स, एडिशन ऑफ मोर देन 2 वेक्टर्स। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास 4 वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी एंड वेक्टर डी। वेक्टर डी, ये हमारे पास 4 वेक्टर दिए गए हैं। ये अल्फा एंगल, ये ए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, बीटा वर्टिकल डायरेक्शन में है, सॉरी सी वेक्टर वर्टिकल डायरेक्शन में है, बी वेक्टर जो है वो ए के साथ अल्फा एंगल, और ये डी वेक्टर जो है वो मान लीजिए उसका ये एंगल बीटा है, मतलब नेगेटिव ऑफ ए के साथ वो बीटा एंगल फॉर्म कर रहा है, ऐसा मानकर चल सकते हैं। ये 4 वेक्टर हमको गिवन है। अब इनको ऐड करना है, तो इनको ऐड करने का तो एक पॉलीगॉन मेथड होता है जिसका यूज़ फिजिक्स में तो मुझे लगता है बहुत ही कम होता है, मैथमेटिक्स में ज़्यादा होता है, पॉलीगॉन रूल।
पॉलीगॉन रूल होता है। ये पॉलीगॉन रूल क्या होता है? पॉलीगॉन रूल बिल्कुल ट्रायंगल रूल की तरह है, ठीक है। आपको मालूम है एडिशन ऑफ वेक्टर्स जो होता है, चाहे वो 2 हो चाहे मोर देन 2 हो, वो कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। ABCD जैसे मर्जी उसको ऐसे ऐड करिए, किसी को भी फर्स्ट मान लीजिए, किसी को सेकंड मानिए, किसी को थर्ड मानिए, किसी को फोर्थ मानिए, कोई इशू नहीं है। बस ड्रॉ कैसे करेंगे वो समझ लीजिए। तो फर्स्ट वेक्टर को एज इट इज़ ड्रॉ कर लेंगे। उसके क्या करेंगे, किसी भी वेक्टर को जब ड्रॉ करेंगे तो उसके इनिशियल पॉइंट को, मतलब नेक्स्ट वेक्टर के इनिशियल पॉइंट को प्रीवियस वेक्टर के फाइनल पॉइंट से जोड़ते हुए वेक्टर को ड्रॉ करना है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट वेक्टर जब भी ड्रॉ करेंगे तो उसे प्रीवियस वेक्टर के फाइनल पॉइंट से जोड़ते हुए चलेंगे। इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे, आपको पॉलीगॉन रूल से एडिशन ऑफ वेक्टर मिल जाएगा। सिंप्लिसिटी के लिए इसे 1 मान लेते हैं, इसे 2 मान लेते हैं, इसे 3 मान लेते हैं और इसे 4 वेक्टर मान लेते हैं। तो पहले इसके रूल नहीं लिख रहा हूँ मैं, सिर्फ समझा रहा हूँ आपको। ट्रायंगल रूल के अकॉर्डिंग चलता है। बस सिंपल सा क्या है, पहले फर्स्ट वेक्टर ड्रॉ कर लीजिए, या नेक्स्ट वेक्टर इनिशियल पॉइंट ऑफ नेक्स्ट वेक्टर कनेक्ट विद द फाइनल पॉइंट ऑफ प्रीवियस वेक्टर। तो फर्स्ट वेक्टर ड्रॉ कर लीजिए, ये हमने ड्रॉ कर लिया यहाँ पर। तो इधर करते हैं, ये फर्स्ट वेक्टर, ये फर्स्ट वेक्टर हमने ड्रॉ किया। अब सेकंड वेक्टर के इनिशियल पॉइंट को फर्स्ट वेक्टर के फाइनल पॉइंट से कनेक्ट करते हुए खींच दीजिए, ये बी वेक्टर। अब बी वेक्टर के फाइनल पॉइंट से सी वेक्टर का इनिशियल पॉइंट कनेक्ट कर दीजिए, ये देखिए, मतलब किसी भी नेक्स्ट वेक्टर के इनिशियल पॉइंट को प्रीवियस वेक्टर के फाइनल पॉइंट से। तो फोर्थ का इनिशियल, थर्ड का फाइनल, थर्ड का इनिशियल, सेकंड का फाइनल, सेकंड का इनिशियल, फर्स्ट का फाइनल। तो यहाँ से हम डी वेक्टर ड्रॉ कर देते हैं। ये इस तरह से हमको मिल जाता है डी वेक्टर। तो पहले क्या, ट्रायंगल रूल के अकॉर्डिंग क्या करना है, पहला प्रोसेस क्या होगा, फर्स्ट वेक्टर, फिर सेकंड वेक्टर, उसका इनिशियल विद द फाइनल ऑफ फर्स्ट, थर्ड वेक्टर, थर्ड का इनिशियल, सेकंड का फाइनल, फिर फोर्थ वेक्टर ड्रॉ करना है, फोर्थ का इनिशियल, थर्ड का फाइनल। जब ये सारे वेक्टर आप ड्रॉ कर ले तो लास्ट में क्या करेंगे, इनिशियल पॉइंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द फाइनल पॉइंट ऑफ लास्ट वेक्टर। फर्स्ट वेक्टर के इनिशियल पॉइंट से लास्ट वेक्टर के फाइनल पॉइंट को कनेक्ट करना है, ठीक है। फर्स्ट वेक्टर के इनिशियल पॉइंट से सेकंड वेक्टर के फाइनल पॉइंट को कनेक्ट करना, लास्ट वेक्टर के फाइनल पॉइंट को कनेक्ट करना है। इस तरह से आपको एडिशन वेक्टर मिल जाएगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। थोड़ा अगर आप ध्यान दीजिए तो ए और बी दो वेक्टर के लिए यहाँ पर ट्रायंगल रूल अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए R1 ए और बी का एडिशन वेक्टर, तो यानी कि ए और बी को अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमको ट्रायंगल रूल के अकॉर्डिंग एक नया वेक्टर R मिलता है। अब R1 और C को जोड़ दीजिए, देखिए R1 एंड C कंडीशन वालों, R1 को फर्स्ट मानिए और C को सेकंड मानिए, तो C के इनिशियल पॉइंट से R1 का फाइनल पॉइंट कनेक्ट है, इनका रिजल्टेंट ये आ जाएगा। ट्रायंगल रूल बनते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये C प्लस डी और R1 प्लस C क्या बन गया है, R2, और R2 प्लस डी, देखिए फिर से ट्रायंगल रूल, R2 प्लस डी से R मिल गया। ये हमारे पास पॉलीगॉन मेथड होता है। फिर सुन लीजिए, फर्स्ट वेक्टर ड्रॉ करना है, फिर फर्स्ट वेक्टर ड्रॉ करना है, फिर सेकंड वेक्टर ड्रॉ करना है, सेकंड का इनिशियल फर्स्ट के फाइनल से जोड़ना है, थर्ड ड्रॉ करना है, थर्ड का इनिशियल सेकंड के फाइनल से जोड़ना है, फोर्थ ड्रॉ करना है, फोर्थ का इनिशियल थर्ड के फाइनल जोड़ना है, फिफ्थ ड्रॉ करना है तो फिफ्थ का इनिशियल फोर्थ के फाइनल से ज्वाइन करना है। ये प्रोसेस चलता रहता है। फिर जब लास्ट वेक्टर आप ड्रॉ कर लें तो क्या करेंगे, एक न्यू वेक्टर ड्रॉ करेंगे, इनिशियल पॉइंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द फाइनल पॉइंट ऑफ लास्ट वेक्टर। दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर R। पॉलीगॉन मेथड में ये होता है। इसका एक दूसरा मेथड जो दो वेक्टर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और मोर देन 2 के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इनको 2 वेक्टर्स को ऐड करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं
और मोर देन 2 वेक्टर्स को भी ऐड करने के लिए उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। उसे मैं बोलता हूँ रेजोल्यूशन मेथड। मैंने उसे नाम दिया हुआ है रेजोल्यूशन मेथड। रेजोल्यूशन मेथड या रेजोल्यूशन रूल कह सकते हैं। बहुत ध्यान समझिए कि इसको ज़्यादा इस्तेमाल करना है आपको, ये बहुत यूज़फुल है और बहुत काम आएगा। कंपोनेंट्स पे बेस्ड है, रेजोल्यूशन पर बेस्ड है, इसलिए रेजोल्यूशन मेथड कहा है। इसमें से क्या करना है, सबसे पहले आपको एक फ्रेम यानी कि एक्स वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेनी है। सब वेक्टर को इनिशियल है, सॉरी कोप्लानर है, तो एक एक्स वाई एक्सिस ड्रॉ कर लीजिए। इस तरह से एक एक्स वाई एक्सिस ड्रॉ कर लीजिए, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब क्या करना है, ये जो 4 वेक्टर्स आपके पास थे ए बी सी डी, उन सबको को इनिशियली ड्रॉ करना है और विद द ओरिजिन, यानी को इनिशियली विद द ओरिजिन। जितने भी वेक्टर आपके पास हो, यहाँ पे 4 लिए थे ए बी सी डी, जितने भी वेक्टर हों आपको उन सबको क्या करना है, को इनिशियल विद द ओरिजिन ड्रॉ करना है सबको। तो ए वेक्टर एक्स एक्सिस के लॉन्ग हॉरिजॉन्टल था, बी वेक्टर ए के साथ एंगल अल्फा फॉर्म कर रहा था, सी वेक्टर ऊपर की तरफ यानी वाई डायरेक्शन में था, और डी वेक्टर जो था वो ये बीटा एंगल फॉर्म कर रहा था। मैं फिर से दिखा देता हूँ आपको सारे वेक्टर। ये देखिए, ये देखिए, अल्फा एक्स एक्सिस के लॉन्ग, बीटा ए के साथ अल्फा एंगल, ये सी और ये डी। इस तरह से ये 4 वेक्टर आपको दिया है। इन चारों को हमने क्या किया है, को इनिशियली ड्रॉ कर दिया है विद द, को इनिशियली ड्रॉ किया है विद द, को इनिशियली एंड ओरिजिन के साथ ड्रॉ कर दिया है। अब इन सारे वेक्टर्स के कंपोनेंट्स चाहिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लॉन्ग। तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग ए का कंपोनेंट क्या होगा, ए का कंपोनेंट आपको सिर्फ एंगल देखना है। देखिए, रेजोल्यूशन मेथड का इस्तेमाल करना है तो सिर्फ आपको एंगल देखना है। तो ए वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, ए वेक्टर एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, इसका मतलब ए वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ 0 एंगल फॉर्म कर रहा है। तो क्या लिखेंगे, ए कॉस 0। बी वेक्टर एक्स एक्सिस, सारे एंगल हमें एक्स कंपोनेंट चाहिए, सारे वेक्टर एक्स, तो सबके कंपोनेंट एक्स एक्सिस के लॉन्ग निकालेंगे। सब एक्स एक्सिस यानी एक ही डायरेक्शन में आ जाएंगे तो उनको ऐड कर दीजिए, अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस कर दीजिए, यानी अपने आप एंगल आ जाएगा। तो बी का कंपोनेंट क्या होगा एक्स एक्सिस के लॉन्ग, तो एंगल अल्फा है एक्स के साथ में, तो इसे लिखेंगे बी कॉस अल्फा और ऐड करते जाइए, बी कॉस अल्फा, इसे ऐड करते जाइए। अब सी आता है, सी वेक्टर वाई एक्सिस के लॉन्ग है, यानी एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल फॉर्म करेगा 90, इसे लिखेंगे सी कॉस 90 डिग्री। डी वेक्टर देखिए नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ बीटा एंगल फॉर्म कर रहा है, तो पॉजिटिव के साथ कितना फॉर्म करेगा 180 माइनस बीटा। ये बीटा यहाँ से है तो यहाँ से कितना होगा 180 माइनस बीटा, तो इसे लिखेंगे प्लस डी कॉस 180 माइनस थीटा। आर एक्स की वैल्यू क्या होगी, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है तो ए, कॉस अल्फ़ा के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं तो अल्फ़ा ही निकालने दीजिए, ठीक है। कॉस 90 0 होता है, 0 कर दीजिए, छोड़ दीजिए। कॉस 180 माइनस थीटा, देखिए मैथमेटिकल टूल्स का इस्तेमाल हो गया। कॉस 180 माइनस थीटा यानी कि माइनस कॉस थीटा, तो ये एंगल माइनस हो जाएगा, तो माइनस डी कॉस थीटा, माइनस साइन अपने आप आ जाएगा, ठीक, डायरेक्शंस अपने आप ही हो जाएंगी। वेक्टर क्वांटिटी के साथ प्लस माइनस साइन मतलब डायरेक्शन, ये आपको इक्वेशन 1 मिल गई। अब यही बिहेवियर आप वाई डायरेक्शन में करोगे, तो वाई एक्सिस के अलोंग सारे वेक्टर्स के कंपोनेंट चाहिए, तो एंगल देख लीजिए, कॉस लगा लीजिए या फिर साइन लगा लीजिए, जैसी मर्जी वैसा कर सकते हैं। देखिए ए वेक्टर वाई के साथ कितना एंगल बना रहा है, वाई के साथ ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, लिखेंगे ए कॉस 90। अगर एंगल मालूम है तो कॉस ही इस्तेमाल करिएगा, ए कॉस 90, ठीक है।
वाई से एंगल कितना, ए का 90, ये देखिए वाई से ए का एंगल 90, ए कॉस 90। वाई से बी का एंगल कितना होगा, तो एक्स से बी का एंगल कितना है अल्फा, तो वाई से कितना हो जाएगा 90 माइनस अल्फा, या सीधा आप बीटा लिख दो, सॉरी साइन का इस्तेमाल कर लो, तो प्लस बी कॉस 90 माइनस अल्फा, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं बेहिचक। वाई ऑलरेडी, सॉरी सी जो है ऑलरेडी वाई की डायरेक्शन में है, तो सी कॉस 0, सब जगह कॉस लिया है, हम कहीं साइन यूज़ नहीं कर रहे हैं, अपने आप साइन आ जाएगा। डी में बीटा कितना फॉर्म कर रहा है 90 माइनस बीटा, तो इसको भी लिखेंगे आप डी कॉस 90 माइनस बीटा, दिख रहा है कॉस 90 माइनस बीटा, एक बार लिखेंगे ज़रूर, ठीक है। जितना लिख के प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा सीखेंगे, नहीं लिखेंगे तो नहीं समझ में आएगा अच्छे से। कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है 0 कर दीजिए। कॉस 90 माइनस अल्फ़ा यानी कि साइन अल्फ़ा, तो ये हो जाएगा बी साइन अल्फ़ा। कॉस 0 की वैल्यू 1, तो सी, और डी कॉस 90 माइनस बीटा साइन बीटा, तो प्लस डी साइन बीटा। ये हमारे पास आर एक्स और आर वाई। फ़ायदा क्या हुआ, अब सारे वेक्टर्स जो थे वो केवल दो कंपोनेंट में कन्वर्ट हो गए, एक आर एक्स और एक आर वाई। अब फिर से फ्रेम बना लीजिए, ये एक्स ये वाई, एक आर एक्स कंपोनेंट है और एक आर वाई कंपोनेंट है, आर वाई, इस तरह से एक्स और आर वाई। अब ये दोनों कैसे हैं, परपेंडिकुलर, यहाँ लिख देते हैं परपेंडिकुलर। तो अब देखिए दो वेक्टर हैं, दोनों को इनिशियली ड्रॉ हैं, तो कौन सा रूल लगा सकते हैं, पैरेललोग्राम रूल। पैरेललोग्राम रूल में क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल, क्योंकि ये एंगल 90 है, दोनों वेक्टर म्यूचुअली हैं, और जो डायगोनल खींचेंगे वो क्या दे देगा, रिजल्टेंट वेक्टर आर। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट आर एक्स स्क्वायर प्लस वाई आर वाई स्क्वायर। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं उनको ऐड कर रहे हो, ठीक है, तो अंडर रूट आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस 2 आर एक्स आर वाई कॉस 90 0 हो जाता है। अब इस एंगल को आप चाहो तो फाई मान लो, इस एंगल को आप चाहो तो थीटा मान लो। अब कहा जाए टेन फाई, तो टेन फाई क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मैंने आपको रूल बताया था कि जिसके साथ एंगल चाहिए उसे डिनोमिनेटर में ले आइए, ठीक है। तो आर वाई अपॉन आर एक्स, और अगर टेन थीटा पता करना है तो थीटा किसके साथ एंगल है, वाई के साथ में, आर वाई के साथ में, तो आर वाई को डिनोमिनेटर में ले आइए, सिंपल सा रूल है। इस तरह से आपके पास रेजोल्यूशन मेथड आ जाएगा। समझिए क्या करना है, इसका एग्जाम्पल देख लेते और क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल इसका करते हैं ताकि और क्लियर हो जाए। मान लीजिए हमारे 4 फोर्सेस हैं, 4 कोप्लेनर फोर्सेस हैं। वी हैव 4 coplanar forces of 1 Newton, 2 Newton, 3 Newton and 4 Newton as shown in figure. ठीक है, these four forces are acting on a particle. These four forces are acting on a particle. Find out net force on the particle. तो 4 फोर्सेस हमारे पास है, 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन एंड
4 न्यूटन एज शोन इन फिगर। दीज 4 फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल। ये चारों फोर्स जो हैं एक पार्टिकल पर एक्ट कर रहे हैं और उस पार्टिकल पर नेट फोर्स कितना है। ठीक है, फोर्सेस क्या पहले वो शो करते हैं। तो 1 न्यूटन का फोर्स ये राइटवर्ड डायरेक्शन में, ये 2 न्यूटन का फोर्स, ये 3 न्यूटन का फोर्स और ये 4 न्यूटन का फोर्स। देखिए लेंथ बढ़ाते हुए दिखाया मैंने। 1 न्यूटन लेंथ छोटी है, 2 न्यूटन लेंथ बड़ी है, 3 न्यूटन और बड़ी है, 4 न्यूटन और बड़ी। ये 4 फोर्सेस हैं। ये एक पार्टिकल पर काम कर रहे हैं तो उस पार्टिकल पर नेट फोर्स की इंफॉर्मेशन देनी है, नेट फोर्स पता करना है। हम यूज़ करेंगे रेजोल्यूशन मेथड का। ठीक है, पॉलीगॉन मेथड इस्तेमाल नहीं करेंगे। हमें काम करना है मेनली रेजोल्यूशन मेथड पर। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करते हैं, एक फ्रेम बना लेते हैं। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ठीक है, अब 4 फोर्सेस, जितने भी आपके पास वेक्टर्स हैं यानी फोर्सेस हैं, वेक्टर यानी फोर्सेस हैं, उन सबको कोइनिशियली ड्रॉ करना है विद द फ्रेम, विद द ओरिजिन। तो 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन। ठीक है, ये हमने क्या किया, 4 फोर्सेस को। पहला काम क्या करना है, सारे वेक्टर को कोइनिशियली ड्रॉ कर लीजिए। अब एफ एक्स फाइंड करेंगे, यानी सारे फोर्सेस के कंपोनेंट एक्स एक्सिस के लॉन्ग पता करके ऐड कर देंगे। तो 1 न्यूटन एक्स एक्सिस के साथ एंगल फॉर्म कर रहा है 0 कर रहा है, तो 1 cos 0। 2 न्यूटन फॉर्म कर रहा है 90, तो प्लस 2 cos 90। 3 न्यूटन फॉर्म कर रहा है 180, यानी कि प्लस का 3 cos 180। और 4 न्यूटन फॉर्म कर रहा है 90 या 270, कुछ भी लिख सकते हो, तो 4 cos 90 अगेन। तो एफ एक्स क्या मिलेगा, 1 cos 0, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, 1 रहने दीजिए। cos 90 0 हटा दीजिए, cos 180 -1 और 3 है तो -3, cos 90 0, तो क्या आ गया, माइनस का 2 न्यूटन। इसका क्या मतलब हुआ कि जो फोर्स, चारों फोर्स जो काम कर रहे हैं, इनके रिजल्टेंट का जो एक्स कंपोनेंट है, इन 4 फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है उसका जो एक्स कंपोनेंट है वो 2 न्यूटन है और ये निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। वेक्टर क्वांटिटी के साथ अगर प्लस माइनस साइन है तो ये केवल डायरेक्शन की इन्फॉर्म करता है, ये डायरेक्शन के बारे में इन्फॉर्म करता है। तो माइनस साइन इन्फॉर्म कर रहा है निगेटिव एक्स डायरेक्शन में है। कितना है, 2 न्यूटन। कौन है, जो इन 4 फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है उसका एक्स कंपोनेंट। ऐसे ही वाई कंपोनेंट, वाई के साथ एंगल देख लो, 1 न्यूटन वाई के साथ 90 डिग्री, तो 1 cos 90। 2 न्यूटन वाई के साथ 0 डिग्री, वाई एक्सिस के लॉन्ग है, तो प्लस 2 cos 0। 3 न्यूटन वाई के साथ 90, तो प्लस 3 cos 90। और 4 न्यूटन वाई के साथ 180, निगेटिव वाई डायरेक्शन में है, तो प्लस 4 cos 180 या -4 cos 0 लिख दीजिए। एफ वाई cos 90 0 छोड़ दीजिए, cos 0 की वैल्यू 1 और इंटू 2 cos 90 0 और ये माइनस का 4, cos 180 -1 इंटू 4 -4, यानी कि माइनस का 2 न्यूटन। यानी कि जो इन चारों फोर्सेस का, इन 4 फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है उसका वाई कंपोनेंट है -2 न्यूटन। -2 न्यूटन, देखिए वैल्यू देखने में सेम लगी, फिर भी फ़र्क है। क्या फ़र्क है कि दोनों के मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन ये निगेटिव वाई डायरेक्शन में है और ये निगेटिव एक्स डायरेक्शन में है। एफ एक्स और एफ वाई निगेटिव एक्स डायरेक्शन में है। इस तरह हमने क्या किया, जितने भी हमारे पास फोर्स थे उन सब के हमने 2 कंपोनेंट्स फाइंड किए और दोनों कंपोनेंट म्यूचुअल परपेंडिकुलर हैं। अब फिर से फ्रेम बना लीजिए, एक्स एंड वाई। ठीक है, एफ एक्स किधर है, ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, किस मैग्नीट्यूड का है, 2 न्यूटन। एफ वाई कितना है, -2 न्यूटन, यानी नेगेटिव वाई डायरेक्शन में है। ठीक है, एफ एक्स है, दोनों परपेंडिकुलर आ गए।
अब काम आसान हो गया, ये हमेशा ऐसा ही होगा। ठीक है, अगर आप रेजोल्यूशन मेथड यूज़ करोगे तो फाइनली क्या आ जाएंगे, जो दो कंपोनेंट आएंगे वो हमेशा एक्स और वाई डायरेक्शन में होंगे, यानी कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होंगे। तो रेजोल्यूशन में पैरेललोग्राम रूल इस्तेमाल किया, एफ एक्स एफ वाई को इनिशियली ड्रॉ हैं, कहते हैं पैरेललोग्राम पूरा किया तो रेक्टेंगल बनेगा और ये हो जाएगा डायगोनल के अलॉन्ग, एफ आ गया। ठीक है, अब एफ की वैल्यू क्या लिखोगे, अंडर रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हैं तो उनका रिजल्टेंट कैसे मिलता है, अंडर रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी है 2 या -2 का स्क्वायर, तो 2 2 ज़ा 4 प्लस 2 2 ज़ा 4, यानी ये आ जाएगा अंडर रूट 8। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 रूट 2 न्यूटन। ये आपके पास फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी 2 रूट 2 न्यूटन। अब एंगल बताना है, तो देखो इस एंगल को हम, अगर कोई एंगल हमने यहाँ माना नहीं है तो इसे अल्फ़ा मान लीजिए, इसे बीटा मान लीजिए। तो tan अल्फ़ा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan बीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कुछ भी कर सकते हैं। तो tan अल्फ़ा क्या मिल जाएगा, एंगल देखिए किसके एंगल, एफ एक्स को नीचे ले आइए यानी 2 न्यूटन, माइनस एफ वाई को ऊपर ले आइए -2 न्यूटन, तो ये आ जाएगा 1 कब होता है, tan 45 डिग्री, यानी अल्फ़ा क्या आ गया 45। अगर अल्फ़ा 45 है तो बीटा भी 45 होगा। सो बीटा इज़ टू 45 डिग्री, यानी अल्फ़ा बीटा दोनों 45 डिग्री हैं। तो क्या बोलेंगे कि नेट फोर्स जो है वो कितना है 2 रूट 2 न्यूटन है, और ये जो फोर्स है नेट फोर्स जो है वो निगेटिव एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है, निगेटिव वाई एक्सिस के साथ भी 45 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। अगर एक्स एक्सिस से एंगल बोलेंगे तो ऐसे बोलिएगा, पॉजिटिव एंगल बोला जाता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यहाँ से यहाँ तक 180 और ये 45, 180 प्लस 45 225। तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो 225 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। इस तरह से अगर ये वाला एंगल तो निगेटिव बोलेंगे, ये निगेटिव बोल, क्लॉकवाइज चलते हैं तो निगेटिव एंगल, एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो पॉजिटिव एंगल। ठीक है, थोड़ा वीडियो आज बड़ा हो गया है लेकिन लंबा टॉपिक डिस्कस हो गया। ठीक है, तो एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स हमारा यहाँ पर मोर देन 2 वेक्टर्स हमारा ये कंप्लीट होता है। ठीक है, अब हमारे पास केवल 2 टॉपिक रह जाते हैं मेन इम्पॉर्टेंट, क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट। उस पर हम आगे की वीडियोस में बात करेंगे। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि नोट्स भी अवेलेबल हो जाए आपके पास, फिर भी कोई दिक्कत हो तो सब चीज़ें मैंने मेंशन कर रखी हैं, मेरा नंबर भी मेंशन है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आज का वीडियो हम यहीं रोकेंगे, आज की क्लास यहीं तक। थैंक्स।